हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 74वां पार्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत रहता है। ठीक है, गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर इसी जगह इंग्लैंड को देखा जाए तो इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को भी अपनाया गया है। ठीक है, न कि वहाँ पे गणतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ए ऑप्शन में सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई धन विधेयक तभी कहलाता है जब उसमें करों का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं, तभी वह क्या होता है, धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यही उसका अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 111 बताता है कि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 111 बताता है। 112 क्या बताता है? 112 बताता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का वितरण रखा जाएगा, जिसे भाग 3 में वार्षिक वित्तीय वितरण कहा गया है। ठीक है, और 113 में क्या कहा गया है? 113 के अंतर्गत संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो 110, 11, 12, 13 चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चारों को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? तो वो है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? इसको महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी की जहाज में हिंद स्वराज की मूल रचना की थी। वह गुजराती में भाषा में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हिंद स्वराज, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज, ये सभी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अगर देखा जाए तो निम्न बातों पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आपका पहला आ जाता है, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा है, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। और तीसरा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। ठीक है, तो ये सभी ये प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये विदेश नीति से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है विदेश नीति से संबंधित है। इसने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के जो है 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है?
तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, डी या बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। 21 का क को समाहित किया गया था और इसके अनुसार जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 51वां संविधान संशोधन द्वारा एक राजनीतिक दल दूसरे में दल बदल करने की प्रक्रिया पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है 51वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 92वां कब हुआ था? 92वां जो है इसके द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में समाविष्ट किया गया है और इस प्रकार अब इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। ठीक है, तो ये 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और 93वां कब हुआ था? 93वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 5 अंतः स्थापित किया गया, जिसके द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजनीति के संबंध में हाब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रमुखतः कहाँ पे हुआ? तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है ये हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की सिफारिश के अनुसार जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पहला था जिसमें ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, तीसरा था जो है जिला परिषद। ठीक है, और भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले जो राजस्थान में है वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? तो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से थे? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं बेंथम, मिल, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टाकविले, स्पेंसर, ये सभी जो विचारक थे ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, और जिसमें स्पेंसर को जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल सार्थक माना जाता है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक किसको माना जाता है? स्पेंसर को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द इसमें नहीं है? तो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है?
तो राज्यसभा व लोकसभा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उन्हें जो है 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। यदि राज्यसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है आपका यदमात्म्य, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। इनमें प्रमुख सिद्धांत दिए थे, पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा था इतिहास व आर्थिक या भौतिक व्याख्या, तीसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, चौथा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। ये यदमात्म्य ये इनका नहीं था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को जो है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या कहें तो विशेषाधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह कार्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकते हैं। जैसे हो गया, जैसे अगर देखें हम तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रतिवेदन भेजना। दूसरा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करने हेतु स्वविवेक से कार्य करता है। और तीसरा जो हो गया राज्यपाल कुछ विषयों से संबंधित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है आरक्षित कर सकता है, ठीक है। तो यही कुछ विशेषाधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।